चलो 12.2 12.1 आप खुद कर सॉल्व कर सकते हो, थियरी बेस है। 12.2 suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of the gold foil। मतलब आप साइंटिस्ट हो और आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाता है, गोल्ड फॉइल की जगह पर सॉलिड हाइड्रोजन यूज करना है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आपको देखना है। तो सिंपल सी बात है बेटा कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन द न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इट कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का मास, न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 1.67 10⁻⁻27 ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और जो प्रोटॉन का मास है वही हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास होगा। चलो फिर द अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस मेड ऑफ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस बना है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से। एंड मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा? तो एक का मास है 1.67 10⁻⁻27 kg। वैसे 4 है अंदर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्स सेम है, तो हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन कंसीडर करें तो उसका मास हो जाएगा 6.68 10⁻⁻27 kg। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि the mass of scattered alpha particle is greater than the mass of nucleus of hydrogen atom, so it cannot be thrown back in head-on collision। head-on collision मतलब क्या पता है ना भाई, कि जब हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू 0 तो वो पार्टिकल जो है, वो एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि वो 180 डिग्री पे उसका स्कैटरिंग होता है वापस। चलो लेकिन यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल का जो मास है विच इज ग्रेटर देन the mass of nucleus of hydrogen atom, so it cannot be thrown back in head on collision but it will pass through the atom of hydrogen। जाहिर सी बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का मास देखो हाइड्रोजन का बहुत ही कम है, ठीक है, और उसके सामने अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ही बड़ा है। तो अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से पेनिट्रेट होके बाहर निकल सकता है क्योंकि सामने इतना अपोजिशन उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम का मास बहुत कम है न्यूक्लियस का। चलो तो इट विल पास थ्रू द एटम ऑफ हाइड्रोजन विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, मतलब अल्फा पार्टिकल के पाथ में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छी चीज लिखी है समझने के लिए। सो दिस इज द केस वेयर अ फुटबॉल कोलाइड विथ अ टेनिस बॉल दैट इज एट रेस्ट। मतलब टेनिस बॉल हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन एटम, और उसके सामने फुटबॉल कौन सा है? हमारा अल्फा पार्टिकल। तो हम लोगों ने कॉलिजन के टॉपिक में भी ऐसा पढ़ा है कि एक का मास बहुत छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है। तो क्या होगा भाई कि जो छोटा है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, अरे बड़ा जो है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उसको आगे धक्का देके निकल जा सकता है, ठीक है। निकल जाएगा इससे। यहाँ पर ही ऐसी है कि अल्फा पार्टिकल का मास इतना बड़ा है कि वो हाइड्रोजन उसको अपोजिशन डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता नहीं है इतना, ठीक है। तो इजीली अल्फा पार्टिकल उसका पाथ चेंज करे बगैर उसके अंदर से पेनिट्रेट हो सकता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज आपको एग्जांपल बताऊं तो मानो कि एक जगह पर मान लेते हैं कि भाई आदित्य खड़ा है हाइड्रोजन, और एक जगह पर आता है अपना माधव, ठीक है, और माधव अल्फा पार्टिकल है। तो आदित्य का मास बहुत ही कम है और माधव का मास बहुत ही ज्यादा है। तो क्या होगा? माधव उसको टकराएगा तो आदित्य कुछ कर नहीं सकता, आदित्य गिर जाएगा, लेकिन वो अपना कौन कौन है दूसरा? माधव। हाँ माधव, माधव का पाथ चेंज होगा नहीं, वो सीधा ही उसको गिरा के चला जाएगा आगे, ऐसा है, ठीक है। यस सर। चलो फटाफट नोट कर लो बेटा ये।
ये लास्ट लाइन जो लिखी है ना, दिस इज द केस वेयर अ फुटबॉल कोलाइड विद अ टेनिस बॉल दैट इज एट रेस्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए है। ओके सर। चलो हो गया भाई। हाँ सर। बाकी है थोड़ा बहुत। हो गया सर। चलो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सम, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्सन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो ये बाजू में लिखा भी है, मार्च 2020 पूछा गया था। तो पास्सन सीरीज का पहले तो आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, लाइमन बामर पास्सन, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3² माइनस 1/n², ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। शायद आपको याद होगा, ये वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। 3² से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, लाइमन 1/1² से, बामर 1/2² से, पास्सन 1/3²। हाँ सर। चलो, सो द बेसिक कंडीशन इज फॉर पास्सन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग n इज इक्वल टू क्या लेंगे, इनफाइनाइट। और आपको मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। 3 के बाद क्या आएगा भाई, 4। ठीक है, तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे आपको छोटी छोटी मिलती जाएगी। शायद आप लोगों ने वो स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो वन लाइमन अरे बामर का हम लोगों ने पढ़ा है, अल्फा बीटा गैमा, तो आपने देखा होगा धीरे 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 वेवलेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। When we put n is equal to infinite, then we get the shortest wavelength for all the series। आपको लाइमन के लिए पूछे तो भी आप इनफाइनाइट रखोगे, शॉर्टेस्ट के लिए, बामर के लिए, पास्सन के लिए, ब्रैकेट के लिए, फंड के लिए, किसी के भी लिए। और मैक्सिमम पूछे तो जो वैल्यू है, लाइमन में 1/1² आता है तो 2 रखोगे तो मैक्सिमम, बामर में 1/2² आता है तो 3 रखोगे तो मैक्सिमम, पास्सन में 3 आता है तो 1/4² रखोगे तो मैक्सिमम, ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है। नीचे आप लिख सकते हो, फॉर पास्सन सीरीज 1/λ that is equal to r 1/3² माइनस 1/n²। ये होगा इक्वेशन। फिर आप लिखोगे यहाँ पर फॉर शॉर्टेस्ट wavelength
पुट n is equal to infinite. इनफाइनाइट, ठीक है। फिर नीचे इनफाइनाइट रख के सॉल्व करो, चलो। Sir, 1 by lambda is equals to r by 9. हाँ, मतलब हम लोग इनवर्स करेंगे ना, फिर हम लोगों को लैम्बडा मिनिमम फाइंड करना है ना। ऐसा तो उल्टा कर देंगे उस तरफ में सर। और रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। सर ये 8.20419। हाँ सर। चलो हो गया भाई। चलो 12.4, a difference of 2.3 electron volt separates two energy levels in an atom। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आपको दे ही दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज डिनोटेड बाय, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में आप कन्वर्ट कर देना। चलो फिर पूछा गया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड when an atom makes a transition from upper level to lower level। अपर लेवल से वो लोअर लेवल में आता है तो जाहिर सी बात है कि वो फोटोन को रिलीज करेगा। वो कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज करेगा, तो हम लोगों को ये इक्वेशन पता ही है, E डेट इज इक्वल टू एच एफ। ई की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंस है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एच एफ। तो एफ इज इक्वल टू आपका इक्वेशन बन सकता है डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई आपको दे दिया गया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय एच। एच मतलब 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। चलो सिंप्लीफाई करो और क्या आंसर आता है वो बताओ। 0.55547 आ गया। चलो हो गया भाई। यस। चलो नेक्स्ट, the ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt। What are the kinetic and potential energies of the electron in this state। चलो मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब n इज इक्वल टू 1 वाली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। हम लोग E लिख सकते हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अभी यहाँ पर आपको ये रिलेशन डायरेक्ट तो याद नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने प्रूव किया था, शायद मैं आपको नोट में
दिखाता हूँ, मैंने लिखा हो तो रुक जाओ। चलो मैं आपको एक बार फिर से प्रूफ दे देता हूँ कि हम लोगों ने लिखा है नोटबुक में। देखो ये टोटल एनर्जी का रिलेशन हम लोगों ने प्रूव किया था। तब टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, एंड potential energy is equal to 2 times total energy, or else potential energy is equal to minus 2 times kinetic energy। ये रिलेशन प्रूव किया था हम लोगों ने। ठीक है भाई? Yes, sir. तो ये हम लोगों ने प्रूव किया था। तो अभी सम के लिए हम लोग डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट, we know that the kinetic energy of electron is equal to total energy minus total energy, मतलब k is equal to माइनस ही। तो k का आंसर तो आ गया भाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, या तो u इज इक्वल टू 2e लिखो, या तो u इज इक्वल टू माइनस 2k लिखो। दोनों हम लोगों ने प्रूव किए थे। ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट करो भाई ये। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो u डेट इज इक्वल टू 2e। तो 2 इंटू ई की जगह पर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी यही आंसर आएगा। चलो हो गया भाई। No, sir. Nothing. हो गया सर। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड लेवल absorb a photon which excite it to the n is equal to 4 लेवल, मतलब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और n is equal to 4 लेवल पे वो पहुंचता है। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या है ये आपको बताना है। तो आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम याद तो है, चाहे वो याद नहीं है तो आपके पास एनर्जी का इक्वेशन है, वो तो आपको याद होगा ही होगा। एनर्जी E डेट इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो याद होना ही चाहिए। अभी हाँ सर। ग्राउंड लेवल से वो 4 में जाता है, तो मतलब ये n इज इक्वल टू 1 से 4 में गया, तो फाइनली कहाँ पर गया, n इज इक्वल टू 4 पे गया। तो पहले n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, E4 मिलेगा।
Yes, sir. कहाँ से गया? 1 से गया, तो फिर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? E1 मिलेगा। और बाद में आपके पास इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो HF। डेल्टा E मतलब क्या? 1 से 4 में गया तो E4 माइनस E1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो HF। यहाँ से आप F फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भाई? तो पहले ये इक्वेशन लिखो। हाँ सर। En, this is the equation of En is equal to माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर। उसमें आप या तो डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो भाई इक्वेशन। E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 एंड E4 इज इक्वल टू माइनस 0.85। ये वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं याद हो तो इस तरह से कर सकते हो। हाँ सर, आंसर सर 12.75 आहे सर. ओके, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने। हाँ सर. ओके, बस तो ये हो गया अभी आपका सम। 12.75 यहाँ पर रख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देना, इज इक्वल टू HF। ओके सर. चलो हो गया, F फाइंड कर लिया भाई। F फाइंड करने कर दिया, जो आएगा वो आपका आंसर हर्ट्ज। अभी C इज इक्वल टू F लैम्बडा, तो वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू C बाय F। चलो फाइंड करो। हो गया भाई। सर वी निकाल रहे हैं, न्यू मतलब। अच्छा, 0.9677। चलेगा। हाँ सर, ये जरा 0.96. चलो हो गया भाई। हाँ सर. चलो 12.7,
using Bohr model, calculate the speed of electron in hydrogen atom in the n is equal to 1, 2 and 3 लेवल। आपको पहले तो फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करनी है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन है आपके पास, देखो mv²/r। यहाँ पर n चेंज होता है, इसीलिए लिखा है mvn²/rn। ठीक है, आप डायरेक्ट mv²/r भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू k q1 q2/r²। ठीक है भाई, q1 की जगह पर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड Ze, q2 की जगह पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड E अपॉन r की जगह पर Rn², nth ऑर्बिट के लिए। चलो, क्या कैंसिल हो सकता है बेटा? दोनों साइड से आप देख सकते हो, एक Rn और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है ना। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, उस हिसाब से लिखना। देखो mvn², नीचे से Rn तो निकल गया, इज इक्वल टू k, मैं लिखता हूँ E²। क्यों? क्योंकि आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, तो Z इज इक्वल टू 1 रख दोगे, अपॉन क्या होगा बेटा यहाँ पर Rn। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा mvn² इंटू Rn इज इक्वल टू ke²। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, mvr मतलब mvn/Rn इंटू Vn, क्योंकि Vn² है इसलिए मैंने Vn को स्प्लिट किया, इज इक्वल टू ke²। चलो याद करो, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr एंड विच इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर mvrn की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग nh अपॉन 2 पाई इंटू Vn इज इक्वल टू ke²। ये बनेगा इक्वेशन भाई। यहाँ से आपको ऑर्बिटल स्पीड Vn आपको फाइंड करना है, तो Vn इज इक्वल टू क्या होगा, ke², ये 2 पाई ऊपर जाएगा तो इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय NH। ये जनरल इक्वेशन आपने बना दिया। ठीक है, अभी इसमें n इज इक्वल टू 1 रखो, फिर बाद में n इज इक्वल टू, पहले 1 रखो और आंसर लाओ। चलो, n इज इक्वल टू 1 रखो और आंसर लाओ। यहाँ तक लिखा है कि ऊपर लाई जाऊं भाई? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फिर बाद में सेकंड स्टेप से मैंने लिखा है। वैल्यू रख के क्या आंसर आता है V1 का, वो मुझे बताओ। $21.84। चलो, और ये n -38 + 34 5 हो जाएगा सर। हाँ, मतलब 21.84 इंटू 10⁵
चलो ये आ गया आपका V1। अभी समझो, ये इक्वेशन में आप 2 रखोगे 2, तो समझो पहले V2 इज इक्वल टू हर सब के ई स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 2h। ठीक है, तो आपने देखो ऊपर जो 1 फाइंड किया है वो के ई स्क्वायर बाई 2 पाई बाई h की वैल्यू ही आपने फाइंड की है। देखो ऊपर V1 में, देखा भाई? हाँ सही से वही आएगी अपने जो निकाले। के ई स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई h डेट इज आधी आएगी कॉल्ड। हाफ। तो ये अभी V2 इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ये V1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि के ई स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 2 पाई बाई h दैट इज अवर V1। तो ये हो गया V1/2। तो V1 आपने ऊपर फाइंड किया ही है। सेम ऐसे 3 रख के आप V3 इज इक्वल टू V1/3 कर सकते हो। और आंसर लाओ चलो। चलो आ गया भाई। हाँ सर V2 यही आया 1.092 इंटू 10⁶। और V3 फाइंड कर लो। हो जाए तो बताना। सर V3 का भी आंसर मैच कर रही है ऐसे। तो यहाँ पर इन नोट करके लिख दो, फॉर स्पीड the general equation can be written as Vn is equal to V1 by n, Vn that is equal to V1 by n। हो गया भाई, लिख लिया? सर एक बार वापस बोलो ना, वो कॉपी कर रहा था मैं। For speed the general equation can be written as Vn is equal to V1 by n, Vn is equal to V1 by n। देखो आपने V2 लिखा तो V2 इज इक्वल टू V1/2 आया, डिवाइड में 3 आया और V3 में V3 आया, V2 आया ऐसा। 1/3 अभी n 4। में n आएगा। हाँ तो n में n आएगा इसीलिए। ठीक है, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें देखो आप। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड इन ईच ऑफ दिस लेवल, मतलब 1, 2 और 3 में आपको ऑर्बिटल
पीरियड भी फाइंड करना है, मतलब टाइम पीरियड टी भी आपको फाइंड करना है। चलो तो आपके पास ये इक्वेशन है, याद करो सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है तो आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर nth ऑर्बिट वी एन इज इक्वल टू आर एन इंटू ओमेगा एन, ठीक है। तो वी एन दैट इज इक्वल टू आर एन इंटू ओमेगा की जगह पर 2 पाई/टी, तो वी एन इज इक्वल टू आर एन इंटू 2 पाई/टी एन, ठीक है भाई। हाँ चलो सर। जैसे अभी टी एन आपको फाइंड करना है, टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट 2 पाई/आर एन बाई आर वी एन एन। बाई वी एन। ये इक्वेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई/आर बाई टाइम पीरियड टी। तो ये इक्वेशन ही है ना, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन वही है। 2 पाई/आर/टी ऊपर आएगा, नीचे है तो वो ऊपर लेके लिखा है हम लोगों ने, सिर्फ इतना है, ठीक है भाई। चलो यस सर। अभी यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखो, n इज इक्वल टू पहले 1 रखो और आंसर लाओ। सर R1 का है क्वेश्चन में क्या? मतलब हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दैट इज ऑलवेज फिक्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपके पास ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन है ना, n²h²ε0/πm², उसमें आप सब वैल्यू रखोगे तो यू गेट द बोर रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम विच इज फिक्स वैल्यू। तो R1 इज इक्वल टू आपको लिखना है ये जो मैंने बोला 0.53 एंगस्ट्रॉम, या तो आप इक्वेशन रखो n²h²ε0/πm², सब वैल्यू रखो सर तो भी यही आंसर आएगा। सर इसका आया है 152.399 इंटू 10⁻⁻16। 1 पॉइंट आया कि 152 पॉइंट आया? सर 152 पॉइंट आया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गलत है इसीलिए। ऐसा 1.52 आया, मैंने वो 0.53 को 53 लिख दिया था इसीलिए गलत हुआ। चलो हो गया भाई, मान लेता हूँ सबका हो गया है। अभी समझो T2 फाइंड करना है हमें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ याद करो, हम लोगों ने जब रेडियस का इक्वेशन पढ़ा था तब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि nth ऑर्बिट का रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n² फॉर हाइड्रोजन। एक्चुअली है इक्वेशन क्या है, n²/z, लेकिन हाइड्रोजन के लिए z इज जेड इक्वल वन होता है। आर एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n²। चलो इसमें मैं 1 रखूं तो R1 इज प्रोपोर्शनल टू, मैं 1² ऐसा लिख सकता हूँ भाई। यस सर, प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। तो अभी मैं Rn डिवाइडेड बाय R1 करता हूँ, Rn डिवाइडेड बाय R1, तो इज इक्वल टू क्या होगा, n² बाय 1 स्क्वायर। n²/1। तो यहाँ से Rn इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Rn n² इंटू R1। n²/R1। चलो यहाँ तक पहले कंप्लीट करो जो मैंने लिखा है। एक सेकंड। ये रिलेशन डायरेक्ट लिखा है, ये हम लोगों ने प्रूव किया।
चलो हो गया, लिख लिया इतना भाई। हाँ सर। और अभी देखो ऊपर आपने एक इक्वेशन लिखा ही है, एंड Vn इज इक्वल टू V1/n, ये लिखा है ना ऊपर फर्स्ट केस में, Vn इज हाँ इक्वल सर, टू V1/n। उसकी वैल्यू आई थी T1। हम्म, चलो अभी आपके पास Tn का इक्वेशन क्या था याद करो। Tn इज इक्वल टू 2 पाई Rn बाई Vn, ऐसा इक्वेशन था। ये सामने 1 रखा था इनकी जगह पे। हाँ, अभी यही इक्वेशन मैं सब निकाल देता हूँ, हाँ? आप लोगों ने इक्वेशन लिखा है Tn का, Tn इज इक्वल टू 2 पाई Rn/Vn, ये आपने लिखा है। अभी याद करो, अभी हमने लिखा Rn इज इक्वल टू क्या लिखा है देखो, n² R1 लिखा है भाई। Rn की जगह पर देखो हम लोगों ने प्रूव किया Rn इज इक्वल टू n²R1। हाँ सर, अभी जो किया। Vn इज इक्वल टू V1/n, ऐसा लिखा है। हाँ सर, ये दिया है। चलो अभी ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n³ हो जाएगा ऊपर। हाँ तो 2 इक्वेशन बनेगा आपका 2 पाई n³ R1 R1 बाई V1। क्यूब बाय V1 होगा ऐसा भाई। यस। अभी देखो आपने ऊपर 1 रखा था जब Tn वाले इक्वेशन में, 2 पाई R1/V1 ही फाइंड किया था। 2 पाई R1/V1 T1 की बात कर रहा हूँ, यस सर, हाँ यही था। ठीक है। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन बन गया। अभी जनरल इक्वेशन क्या बना, Tn इज इक्वल टू n³ Tn बना ना, हाँ n³ सर। T1, ये हमारा T1 है। तो T1 इंटू क्या आया n³, तो जनरल इक्वेशन बन गया Tn इज इक्वल टू n³ T1। अभी इसमें 2 रख दो, 3 रख दो, तो आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट। सर T1 की वैल्यू रख देनी है क्या उसमें, और हाँ, n अपना 2। n की जगह पर 2 और T1 तो रखना ही है साथ में सब में। हाँ सर। (12.16 into 10⁻⁻16). हम्म, अभी 3 रख दो। (41.14 into 10⁻⁻16). चलो हो गया भाई। ओके सर। चलो 12.8, the radius of innermost electron orbit for hydrogen, innermost मतलब n इज इक्वल टू आप 1 रखोगे तब, दैट इज कॉल्ड बोर रेडियस, जो आपको दे दिया गया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, मतलब 0.53 एंगस्ट्रम ही है। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो शायद आप लोगों ने अभी देखा होगा आगे वाले सम में, हम लोगों ने अभी प्रूव किया, क्या प्रूव किया देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ, Rn इज इक्वल टू n² R1, है कि नहीं भाई।
Rn हाँ इज सर। इक्वल एन स्क्वायर R1, तो ये इक्वेशन लेके उसमें आप n की जगह पर 2 रखो, n की जगह पर 3 रखो। R1 आपको दे दिया गया है, देखो 0.53 एंगस्ट्रम। चलो हो गया भाई। सर लिख रहे हैं। हम्म। सर हो गया। चलो पहले 12.10 करते हैं। In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characteristic the Earth's revolution around the Sun in an orbital radius 1.5 10 to the power 11 मीटर विथ ऑर्बिटल स्पीड आपको दे दी गई है, मास ऑफ अर्थ आपको दे दिया गया है। आपको फाइंड करना है क्वांटम नंबर, मतलब n फाइंड करना है। तो आप लोगों के पास इक्वेशन है ही, कौन सा? MVR। एंगुलर मोमेंटम वाला। हाँ, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ से n आप फाइंड कर लो। मास ऑफ अर्थ भी आपको दिया है, रेडियस भी दे दिया गया है, ऑर्बिटल स्पीड भी आपको दे दी गई है, h की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से n आपको मिल जाएगा। सब पता है सर इसमें। हाँ, सिर्फ n बाकी है। ट्वेंटी 25.59। हम्म। पावर बहुत बढ़िया है ये। हाँ, हाँ यहाँ मास है ना। मॉडल को एक्सेप्ट करके हम लोगों को फाइंड करना है ये सन और अर्थ के लिए, इसीलिए क्योंकि मास भी ज़्यादा है, रेडियस भी बहुत बड़ी है। चलो 12.17 करते हैं। Obtain the first
Bohr radius and ground state energy of muonic hydrogen atom. Muonic hydrogen atom क्या है? तो कि an atom in which a negatively charged muon of mass about 207 mass of electron orbits around the proton. मतलब muonic is a one type of particle having mass 207 times greater than mass of electron है वो. ठीक है, तो आपको म्यून के लिए बोर रेडियस फर्स्ट फाइंड करनी है और उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है. चलो, सम एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इजी है क्योंकि आपको सारे इक्वेशन याद है ही. तो याद करो, बोर मॉडल के रिलेटेड हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑफ रेडियस पढ़ा है. r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर. यहाँ पर एक भी डेटा नहीं है, आपके पास एक ही डेटा है, डेट इज कॉल्ड मास. देखो आपको सब में दिया है, सिर्फ और सिर्फ मास का कुछ कंटेंट आपको दिया है म्यून का. 207 वाला. हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ये इक्वेशन के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m. लिख सकते हैं ना भाई? हाँ सर, कोई वैल्यू नहीं दी है तो लिख सकते हैं. क्योंकि रेडियस और मास का ही रिलेशन बन सकता है ना, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m. चलो, अभी हम लोग ये इक्वेशन को यूज करते हैं, रेडियस ऑफ म्यून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m है, तो यहाँ पर 1 अपॉन क्या आएगा? मास ऑफ म्यून आएगा इनटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा. ठीक है भाई, होगा ना ये? हाँ सर, ये हो जाएगा. चलो, तो अभी रेडियस ऑफ म्यून मुझे फाइंड करना है, तो आर ई ऊपर जाएगा, तो आर ई इंटू एम ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यून. चलो, आर ई की वैल्यू है आपके पास. म्यून 207 एम दिया हुआ है, एम कट हो जाएगा. हाँ, ये और ये रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रम, तो 0.53 10 टू द पावर -10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by 207 mass of electron. 0.00256 into 10 की पावर -10. हाँ, चलो, ये हो गया रेडियस ऑफ म्यून. हो गया सर हाँ, हो गया. अभी हम लोगों को और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो याद करो, एनर्जी का ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर. ये इक्वेशन पढ़ा था कब? जब हम लोगों ने इक्वेशन प्रूव किया था ना, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर. उसमें ये इक्वेशन आता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच की वैल्यू आप सब रखोगे तो 21.79 इंटू 10 की पावर -19 और उसको डिवाइड करते हो 1.6 10 टू द पावर -19 से, तो आपका आंसर आता था -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये प्रूव किया था एनर्जी का इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट. देखो, आपको प्रूफ चाहिए तो मैं एक बार और आपको वो चीज दिखा देता हूँ भाई, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सर कहाँ से कहाँ. -m⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर. ये कौन है? अननोन सेंडर.
क्लियर बाय? तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या लिख सकते हो, मास। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या लिख सकते हो भाई, मास। चलो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू M लिखना भाई, माइनस M मत लिखना, नेगेटिव साइन तो क्या इंडिकेट करता है कि वो बाउंडेड कंडीशन में। ठीक है, चलो हाँ सर। अभी E म्यून divided by E electron is equal to mass of muon divided by mass of electron। ठीक है भाई, चलो तो अभी E म्यू आपको फाइंड करना है, तो E म्यू इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगा, ये E ऊपर जाएगा इनटू मास ऑफ म्यून डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है ना भाई? तो यहाँ हाँ पर सर। रखोगे आप -13.6 इंटू मास ऑफ म्यून मतलब 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो अभी आंसर आओ -13.6 इंटू 207 जो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2815.2. 2815.2। चलो हो गया भाई। Yes, sir. हो गया। चलो ये बहुत बड़ा है लेकिन ये आज नहीं करते, मैं आपको होमवर्क में कुछ इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ जो सर। आपने Okay, sir. पहला तो इलस्ट्रेशन नंबर 12.2, इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लेना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 12.2 आप करोगे, फिर 12.3, ओके। 12.4, हाँ सर। 12.5, ये सब है ना। 12.6 अभी रिपीटर की एग्जाम गई बोर्ड की, उसमें ये सम पूछा गया था, जो अभी अगस्त में एग्जाम गई थी ना भाई, Yes, रिपीट हाँ sir. सर। हाँ सर। में ये सम पूछा गया था 3 मार्क में। अच्छा ओके अच्छा। सर, कर लेते हैं। लेकिन आप टेक्स्ट बुक की मेथड से मत करना, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ जो आपको पता ही है। ये फॉर्मूला 1/λ कौन किसके लिए है, लाइमन के लिए है ना। हाँ। तो 1/λ इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला क्या है, R 1/1 1 by 1 1 square। square minus 1 upon n square. एन यस स्क्वायर। तो सर। यहाँ पर फर्स्ट 4 लाइन मतलब n की जगह पर आपको 2 रखना है, तो आपको लाइमन का अल्फा मिलेगा। फिर लैम्डा। 2 3 4 5 n की वैल्यू रखनी है आपको, 2 3 4 और 5 आपको रखनी है। ठीक है, हाँ Okay, सर। sir. और जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, ओके सर। वो आपको फाइंड कर लेना है। यहाँ पर जो मेथड दी है वो बहुत कुछ पहले ये फाइंड किया ना वो फाइंड किया, इस तरह से नहीं करनी है अपने को। R की वैल्यू आपको पता ही है, हाँ सर। 1.09 हाँ सर। इंटू 10 और टू द 1 स्क्वायर पावर माइनस 1 बाय।
हाँ ठीक है, वो r की वैल्यू रख के यहाँ पर n की जगह पर आप 2, 3, 4 और 5 रखोगे, और जो आंसर आता है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाँ सर, Okay, फर्स्ट sir. रख के। ओके सर। तो ये होमवर्क आपको करना है और सारे सम्स एक बार कर लेना अपने हिसाब से प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ कल सर. ये सत्र का आखिरी दिन रहेगा। ओके सर। Okay, sir. सर होमवर्क मोकल लेना सर। होमवर्क के लिए कंप्लीट करना कौन बेटा नोटबुक में जाते ज। हाँ सर, ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू ओके, सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा।